Hello everyone. Welcome to Moona Fairy Tale. बहुत पुराने जमाने की बात है। राजपूताना के एक शहर में एक बादशाह था, बड़ा रहमदिल और इंसाफ पसंद। उसके राज में रियाया बहुत खुश थी। शेर और बकरी एक ही घाट से पानी पीते थे और हर तरफ अमनो अमान छाया हुआ था। बादशाह का एक ही बेटा था, बड़ी मांग और दुआ का बहुत लाडला। बादशाह ने अपने लाडले बेटे की कभी कोई ख्वाहिश टाली नहीं थी। राजकुमार भी यूं तो बहुत समझदार, नेक दिल और हर फन में माहिर था। Faster strikes. लेकिन वालिदैन के बेपनाह प्यार ने उसे जिद्दी बना दिया था। जिस चीज की वो जिद करता, उसे हासिल किए बगैर मुतमईन नहीं होता था। एक दिन राजकुमार शिकार से वापस आ रहा था। फौजी और दूसरे शिकारी पीछे रह गए और राजकुमार घोड़े पर तेज दौड़ता हुआ बहुत आगे निकल आया। उसे शदीद प्यास लगी। चारों तरफ निगाह दौड़ाई तो मालूम हुआ कि ये धोबियों का मोहल्ला है, जहां हर तरफ कपड़े धोकर सुखाए जा रहे थे। अचानक राजकुमार की नज़र एक मकान की छत पर पड़ी, जहां एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार देखता ही रह गया। ऐसा हुस्न उसने कभी नहीं देखा था। लगता था जैसे आसमान से कोई अप्सरा उतर आई हो। उसके घने, स्याह और लंबे बालों के दरमियान चांद सा चेहरा चमक रहा था। लड़की की नज़र भी अचानक राजकुमार पर पड़ी और वो फौरन दुपट्टे में मुंह छुपाकर नीचे उतर गई। राजकुमार को जैसे होश ही ना रहा। इसी दौरान उसके साथी और नौकर वहां पहुंच गए और शहजादे को मजबूरन महल वापस जाना पड़ा। उसकी आंखों से वो हसीन सूरत हटती ही नहीं थी। उसने अपने खास मुलाजिम को भेजकर मालूम किया तो पता चला कि ये धोबी का घर है और ये लड़की धोबी की बेटी है। राजकुमार गुस्से और बेचैनी में बिस्तर पर पड़ा रहता और कहता कि बस इसी लड़की से शादी करेगा, वरना वो अपनी जान दे देगा। बादशाह को जब ये बात मालूम हुई तो वो सोच में पड़ गया। लाडले बेटे की कभी कोई बात टाली नहीं जाती थी, लेकिन ये मामला और था। बादशाह की होने वाली बहू, होने वाली रानी, एक धोबी की बेटी। ये बात किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ बेटे की जिद से भी वो वाकिफ था। बादशाह ने गांव के मोतमद को बुलाया। मोतमद बहुत अक्लमंद, वफादार और तजुर्बेकार आदमी था। उसने मशवरा दिया, इस वक्त रोकना मुनासिब नहीं, आप उन्हें अपनी जिद करने दीजिए। जवानी की जिद है, 2 दिन धोबी की बेटी के साथ रहेंगे, अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर अपनी मर्जी से किसी और राजकुमारी से शादी कर दें। वैसे भी बादशाहों की कई रानियां होती हैं, ये एक कोने में पड़ी रहेगी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उसने राजकुमार को बुलाया और कहा, हम तुम्हारी जिद और ख्वाहिश देखते हुए तुम्हें इजाजत देते हैं कि तुम इस लड़की से शादी कर सकते हो, लेकिन हम किसी भी तरह इसमें शरीक नहीं होंगे। राजकुमार की दिल की मुराद पूरी हो गई। उसे धोबी के घर शानदार बारात भेजने का शौक नहीं था। उसने फौरन आदमी भेजकर धोबी को बुलाया। धोबी और धोबन दोनों डरते डरते आए। हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, फौरन तैयारियां करो। राजकुमार को लगा कि वो बहुत खुश होंगे और खुशी से उसके पांव पकड़ेंगे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों सोच में पड़ गए। फिर बोले, शहजादे, ये हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन हम अपनी बेटी से पूछकर जवाब देंगे। राजकुमार को बड़ा गुस्सा आया, मगर दिल के मामले की वजह से बर्दाश्त कर लिया। अलबत्ता कहा, हमें ना सुनने की आदत नहीं। अगर इनकार हुआ तो तुम्हारे पूरे खानदान को कैद कर दूंगा। दोनों धोबी और धोबन जैसे आए थे वैसे ही वापस गए। घर जाकर उन्होंने लड़की से कहा, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहता है। अगर तुमने हाँ ना की तो हम अपनी जान से जाएंगे। लड़की बोली, ठीक है, मैं राजी हूँ, लेकिन राजकुमार से कहें कि मेरी 4 शर्तें हैं। वो खुद आकर सुन लें। अगर मंजूर हूँ
तो बारात ले आएं। अगले दिन धोबी शहजादे के पास गया और लड़की का पैगाम पहुंचा दिया। दिल ही दिल में वो डर रहा था कि कहीं लड़की की ये बात सुनकर राजकुमार गुस्से में उसका सर तन से जुदा न कर दे। राजकुमार को भी पहले बड़ा गुस्सा आया और उसने चाहा कि धोबी का काम तमाम कर दे, लेकिन फिर दिल की लगन और तजस्सुस के बायस सब्र कर लिया। राजकुमार उसी वक्त धोबी के साथ उसके घर पहुंच गया। मकान 2 कमरों का था। नीचे धोबी और उसकी माँ और बीवी रहती थीं। ऊपर की मंजिल पर लड़की रहती थी। राजकुमार पहुंचे तो नीचे कमरे में एक तरफ पर्दा डालकर लड़की बैठ गई। पहली शर्त, मैं महल में रात नहीं गुजारूंगी। सुबह आऊंगी और शाम को वापस चली जाऊंगी। राजकुमार ने सोचा ये क्या बात हुई, लेकिन फिर ख्याल आया कि ये सब तो बाद में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक बार शादी हो जाए तो महल छोड़कर झोपड़ी में कौन रहेगा। राजकुमार बोले, मंजूर है, दूसरी शर्त बताओ। दूसरी शर्त, आप मुझे छूने या बात करने की कोशिश नहीं करेंगे। शादी है या मजाक? चलें, ये भी मंजूर है। तीसरी शर्त, मैं महल का पानी भी नहीं पीऊंगी। राजकुमार ने सोचा ये भी बेकार शर्त है। जब दिन भर साथ रही तो कैसे मुमकिन है कि ना खाए ना पिए। ये भी मंजूर है। हिरस्वा से चौथी शर्त, अगर आपने मुझे एक उंगली से भी छुआ तो हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा। राजकुमार ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी तमाम शर्तें मंजूर हैं। लड़की बोली, तो फिर आप बारात ले आए। लड़की नहीं चाहती थी कि धोबी किसी मुश्किल में पड़े। राजकुमार अपने 2-3 दोस्तों के साथ निकाह के लिए आया और शादी के बाद दुल्हन को महल ले आया। दुल्हन ने लहंगा पहना हुआ था, एक बड़ा सा दुपट्टा ओढ़ रखा था जिससे उसका चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ था। वो शहजादे के कमरे में बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। शहजादा भी खामोशी से एक तरफ बैठ गया। महल की फिजा देखकर ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि वहाँ कोई शादी हुई है। बादशाह और मलिका तो पहले ही इस फैसले से नाराज थे, इसलिए वो शादी में शरीक नहीं हुए थे। सिर्फ एक कनीज बांदी राजकुमार की खिदमत पर मामूर थी, जो हाथ बांधे खड़ी रहती ताकि हुक्म मिलते ही तामील कर सके। शाम हुई तो कनीज ने आकर इत्तला दी कि सवारी तैयार है। नई दुल्हन उठी और खामोशी से चलती हुई सीधा गाड़ी में जा बैठी और अपने घर वापस चली गई। अगली सुबह सूरज निकलते ही वो उन्हीं कपड़ों में और उसी तरह घूंघट निकाले वापस आई और अपनी उसी कुर्सी पर बैठ गई। सारा दिन उसने ना कुछ खाया ना पिया, ना वो अपनी जगह से हिली और ना ही किसी से बात ना की। वो यूं साकित बैठी रहती जैसे पत्थर का कोई बुत हो। शाम होते ही वो फिर वापस चली जाती। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और देखते ही देखते इसी तरह पूरे 6 महीने गुजर गए, मगर उसके मामूल में जर्रा बराबर भी फर्क ना आया। राजकुमार ने जो कुछ सोचा था वैसा कुछ भी ना हुआ। वो अपनी ही मानी हुई शर्तों की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जिस चेहरे की खातिर उसने अपना होश, इज्जत और वक़ार दांव पर लगा दिया था, उसे उसी चेहरे की एक झलक तक देखना नसीब ना हुई। दरबार में तरह तरह की बातें होने लगीं और लोग चहमगोइयां करने लगे। बादशाह और मलिका पहले ही सख्त नाराज थे। राजकुमार की जिंदगी से हंसी मजाक, खेल तमाशे और तमाम खुशियां जैसे रुखसत हो चुकी थीं। आखिर एक दिन सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो धोबी को दरबार में तलब किया गया। राजकुमार ने कहा, तुम अपनी बेटी को समझाते क्यों नहीं? अब वो हमारी रानी है, उसे महल ही में रहना चाहिए। ये रोज शाम को चले जाना और सुबह वापस आना किसी तरह मुनासिब नहीं। लोग उंगलियां उठाते हैं। आली जा। सच बात तो ये है कि वो हमारी बेटी ही नहीं है। एक दिन वो अचानक हमारे घर आई और कहने लगी कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं। उसने ख्वाहिश की कि हम उसे अपनी बेटी बनाकर रख लें। हमारी चूंकि कोई औलाद न थी और मेरी बीवी को उसकी मासूम सूरत बहुत भाग गई, इसलिए हमने उसे पनाह दे दी। हमारे घर की ऊपरी मंजिल पर कपड़े रखने का एक गोदामनुमा कमरा था। उसने कहा वो वहीं रहेगी।
हमने वो कमरा उसके लिए खाली कर दिया। उसके साथ एक खादिमा भी थी, वो दोनों वहीं रहने लगीं। उसके बाद उसने हमसे कभी ज्यादा बात नहीं की। हमें ये तक मालूम नहीं कि वो क्या खाती पीती है या सारा दिन क्या करती है। बस कभी कभार मेरी बीवी के पास आकर बैठ जाती और उसे माँ कहती। मेरी बीवी इसी में निहाल हो जाती। उसने हमें कसम दी थी कि किसी को इसके मुताल्लिक कुछ न बताएं। इसीलिए रिश्ता मांगने पर भी हम खामोश रहे। हुजूर, हमारा इससे खून का कोई रिश्ता नहीं, खुदारन हमें माफ कर दें। धोबी तो रुखसत हो गया, मगर राजकुमार गहरी सोच में डूब गया। अब वो क्या करे? दिल हर तरफ से टूट चुका था। आखिर एक दिन वो किसी को कुछ बताए बगैर महल से निकल पड़ा। उसने सिर्फ अपनी लौंडी या बांदी को बताया। ना मालूम कहाँ जाऊंगा और ना मालूम कब वापस आऊंगा। अगर मेरे वालिदैन मेरे बारे में पूछें तो उन्हें बता देना कि मैं सफर पर गया हूँ। राजकुमार का दिल टूटा हुआ था। बांदी ने सोचा शायद सफर से उसका दिल हल्का हो जाए। राजकुमार का दिल तो जैसे दुनिया से ही उचाट हो चुका था। वो हिमालय के पहाड़ों की तरफ निकल गया और महीनों इधर उधर भटकता रहा। एक रात वो रात गुजारने के लिए किसी की तलाश में था कि दूर कहीं हल्की सी रोशनी नजर आई। वो डरते डरते अंदर गया तो देखा कि बहुत बूढ़ा दरवेश इबादत में बैठा है। आंखें बंद, लंबी दाढ़ी, बाल बढ़े हुए और पूरा जिस्म गर्दो गुबार से अटा हुआ। सामने एक चिराग जल रहा था। ये मंजर देखकर राजकुमार के दिल को अजीब सा सुकून मिला। वो खामोशी से उनके करीब बैठ गया। दरवेश बदस्तूर इबादत में मगन रहे, जैसे दुनिया व माफिहा से बेखबर हों। राजकुमार ने वहीं रहने का फैसला कर लिया। वो रोज सुबह उठता, चश्मे से पानी लाता, दरवेश के हाथ पांव धुलाता, उनके बाल संवारता और गार की सफाई करता। वो नीचे वादी से जंगली फूल और फल तोड़ लाता और उन्हीं से अपना पेट भरता। यूं ही 1 महीना गुजर गया। एक दिन दरवेश ने आंखें खोलीं और कहा, बेटा, तू तो किसी शाही खानदान का लगता है। इस फकीर की कुटिया में तेरा क्या काम है? बाबा जी, जब आप ये जानते हैं कि मैं राजकुमार हूँ, तो ये भी जानते होंगे कि मैं किस दर्द में मारा मारा फिर रहा हूँ। मेरा दिल अब दुनिया से अचाट हो चुका है। राजकुमार ने आह भरकर कहा, बेटा, जोगियों और दरवेशों से कुछ भी छुपा नहीं रहता। तुमने उस लड़की से शादी करके बड़ी गलती की थी। मगर तुमने इतने दिन सदके दिल से हमारी खिदमत की है, इसलिए हम तुम्हें मायूस नहीं करेंगे। फिर उन्होंने चिराग की जली हुई बत्ती की राख उठाई और कहा, ये राख ले लो। जब इसे अपने माथे पर मिलोगे तो तुम सबको देख सकोगे, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। अब घर वापस जाओ। शाम को जब वो लड़की अपने घर जाने लगे तो ये राख माथे पर लगाकर उसके पीछे पीछे चले जाना। तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि वो कौन है और इसकी क्या हकीकत है। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। इंशाअल्लाह तुम्हारे दिल की मुराद पूरी होगी। ये कहकर दरवेश ने चिराग की राख उसे दे दी। राजकुमार ने बड़ी एहतियात से उसे एक कपड़े में बांधकर संभाल लिया। दरवेश को अलविदा कहा और वापसी की राह ली। कई दिनों का तवील सफर तय करने के बाद जब वो अपने महल पहुंचा तो उसकी हालत बहुत अबतर हो चुकी थी। कपड़े फट गए थे, पाँव में छाले पड़ गए थे, जिस्म कमजोर और दुबला हो गया था। जब वो अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा कि धोबी की बेटी हस्बे मामूल उन्हीं कपड़ों में, उसी घूंघट के साथ, उसी कुर्सी पर बैठी हुई है। बांदी ने जैसे ही राजकुमार को देखा, खुशी से निहाल होकर बोली, शहजादे, आप कहाँ चले गए थे? ये क्या हाल बना लिया है अपना? बादशाह और मलका रोज आकर आपके बारे में पूछते थे। मैं बस यही कह देती थी कि आप सफर पर गए हैं और खैरियत से हैं। आज बहुत दिनों बाद राजकुमार के दिल में अजीब सी खुशी थी। उसने गर्म पानी से गुस्ल किया, बाल संवारे, साफ लिबास ज़ेब-ए-तन किया और कई दिनों बाद पेट भर कर खाना खाया। फिर उसने बांदी से पूछा,
मेरे पीछे भी क्या? ये रोज ऐसे ही आती रही? जी हाँ शहजादे। इसके मामूल में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया। ये रोज आती है, सारा दिन चुपचाप बैठी रहती है और फिर शाम को चली जाती है। मैं बहुत थका हुआ हूँ, अब कुछ देर सोना चाहता हूँ। राजकुमार ने गहरी सांस ली और बोला, लेकिन सुनो, शाम को जब ये जाने लगे तो मुझे जरूर जगा देना। शाम के वक्त जब धोबी की लड़की जाने लगी तो बांदी ने राजकुमार को जगा दिया। राजकुमार ने फौरन अपने माथे पर दरवेश की दी हुई राख मिल ली और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अगली सुबह जब राजकुमार वापस आया तो बांदी से बोला, आज मैं उसी कमरे में सोऊंगा। जब ये धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि मैं क्यों नहीं उठ रहा और कितना दिन चढ़ गया है। जो कुछ मैं बताना ना चाहूं वो भी तुम जबरदस्ती पूछना। बांदी समझदार थी, उसे फौरन पता चल गया कि राजकुमार का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपनी कुर्सी पर बैठी तो बांदी ने राजकुमार को जगाना शुरू कर दिया। उठें, देखें कितना दिन गुजर गया है, अब तो बहू साहिबा भी आ गई हैं। राजकुमार पहले तो नहीं उठा, फिर जब उठा तो बांदी को डांटने लगा। क्या मुसीबत आई है? तुमने मुझे क्यों जिगाया? मैं तो बहुत अच्छा ख्वाब देख रहा था, तुमने मेरा ख्वाब तोड़ दिया। बांदी मुस्कुराकर बोली, बताइए तो शहजादे, क्या ख्वाब देख रहे थे? राजकुमार ने पहले तो टाल मटोल किया, फिर बोला, अच्छा अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो बताता हूँ। मैंने ख्वाब में देखा कि कल रात जब ये धोबी की लड़की यहाँ से उठकर चली गई, मैं भी उसके साथ चला गया। जब ये गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। बांदी हैरान हुई। आप उसके साथ बैठ गए? अरे शहजादे, आप कैसे बैठ गए? ये तो आपको पास भी नहीं आने देती। अरे बांडी, ख्वाब था ख्वाब, हकीकत नहीं। बांदी ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मैं जोर जोर से गाड़ी हिला रहा था और ये गाड़ी बान को डांट रही थी। आज तुम ये गाड़ी कैसे चला रहे हो? बेचारा गाड़ी बान बोला, राजकुमारी, मैं तो वैसे ही चला रहा हूँ जैसे रोज चलाता हूँ। खैर, जैसे तैसे हम धोबी के घर पहुंच गए। धोबी की लड़की अपने माँ बाप के पास एक लम्हे को भी नहीं रुकी, सीधी सीढ़ियाँ चढ़ी और अपने कमरे में जा पहुंची। मैं भी उसके पीछे पीछे कमरे में पहुंच गया। कमरा देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही। लगता ही नहीं था कि वो किसी धोबी का घर है। सोने चांदी के कालीन बिछे थे, सोने चांदी ही कुर्सियाँ थीं और हर चीज़ इतनी खूबसूरती से सजी थी कि बादशाह की महल से भी ज़्यादा नफीस मालूम होती थी। मैं भी वहीं एक कुर्सी पर बैठ गया। बांदी ने लुकमा दिया, आप उनके कमरे में बैठ गए? शहजादे, आप कैसी बातें करते हैं? राजकुमार ने याद दिलाया, अरे बांडी, ख्वाब था। फिर उस लड़की ने अपने साल भर पुराने कपड़े उतारकर ऐसे फेंक दिए जैसे किसी भिखारी के हों और अपनी नौकरानी को आवाज दी, बांडी, क्या हम्माम तैयार है? नौकरानी ने जवाब दिया, जी राजकुमारी, गर्म पानी तैयार है। वो हम्माम में दाखिल हुई तो मैं भी उसके साथ ही अंदर चला गया। बांदी हैरान होकर बोली, हुजूर शहजादे, आप भी उनके साथ घुस गए? मुझे बेवकूफ बनाते हैं क्या? ऐसा भी कहीं हो सकता है? राजकुमार हंसकर बोला, ओ बांदी, तू तो हर बात फौरन हकीकत समझ जाती है। मैं तो ख्वाब का जिक्र कर रहा था। अच्छा, अब नहीं सुनाता तुझे अपना ख्वाब? ये कहकर शहजादा उठने लगा तो बांदी ने फौरन कान पकड़ लिए और मिन्नत भरे लहजे में बोली, नहीं शहजादे, सुनाइए ना। अब कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, सुनाता हूँ। फिर ख्वाब खत्म हो गया। सुनाइए शहजादे, ये तो अधूरा ख्वाब है, बताएं फिर क्या हुआ? फिर क्या था, उसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, अच्छा सा हमाम नहीं लिया, चलो मैं भी नहा लूं। वो 1 कटोरा पानी डालती थी और मैं 4 कटोरे अपने ऊपर उंडेल लेता था। हाल ये था कि उसके जिस्म का साबुन भी ठीक से न छूटा था कि सारा पानी खत्म हो गया। उसने अपनी नौकरानी को आवाज दी, बांदी, आज इतना कम पानी क्यों रखा है?
नौकरानी बोली, कुमारी, मैं तो रोज जितना रखती हूँ उतना ही रखा है, अगर कम है तो और मंगवा लेती हूँ। वो एक और बाल्टी पानी ले आई, मगर वो भी मैंने ख़त्म कर दिया। फिर तीसरी बार पानी मंगवाया गया। आखिरकार जैसे तैसे वो हमाम से बाहर निकली और बोली, फौरन खाना लाओ, बहुत भूख लगी है, पूरा दिन भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। नौकरानी छत पर गई और आसमान की तरफ इशारा किया। आसमान से एक तश्तनी उतरी जिसमें सोने चांदी के बर्तनों में दुनिया भर के लजीज पकवान थे। नौकरानी ने अपने लिए थोड़ा सा खाना निकाला और बाकी तश्तरी उसके सामने रख दी। मैंने सोचा कि आज मैं भी इसके साथ खाना खाऊंगा, क्योंकि कई दिनों से जंगल में अच्छा खाना नसीब नहीं हुआ था। वो एक नवाला उठाती तो मैं 4 नवाले खा जाता। खाना खत्म हो गया मगर उसका पेट न भरा। उसने नौकरानी को डांटा, बांदी, ये क्या किया? इतना सा खाना लाई थी, मैं तो भूखी रह गई। नौकरानी हैरान होकर बोली, राजकुमारी, मैंने तो इतना ही निकाला जितना रोज निकालती हूँ। आप बाकी खाना खुद ही ले लीजिए, मगर लगता है आज कुछ गड़बड़ जरूर है। शायद राजकुमार ने आपसे कोई बात करने की कोशिश की है। ये सुनकर लड़की अपनी नौकरानी पर बरस पड़ी और बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? वो मुझे कभी छू भी नहीं सकता। जब मैंने ये सुना तो मुझे भी गुस्सा आ गया। उसने अभी थोड़ा ही खाना खाया था कि मैंने बाकी सारा खत्म कर दिया। वो भूखी रह गई और दिल ही दिल में हैरान होती रही कि ये हो क्या रहा है। फिर आसमान से उसके लिए लिबास आया। उसने कपड़े बदले और नौकरानी ने उसका सिंगार किया और बालों में मोती पिरोए। राजकुमार ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, बस क्या बताऊं, बस ये धोबी की लड़की जो अब तक सादा और मटियाले कपड़ों में थी, बन संवर कर छत पर खड़ी हो गई। रात के 12 बजे अचानक आसमान से एक तख्त उतरा और वो उस पर बैठ गई। मैंने सोचा कि अब जो भी हो पीछे नहीं हटना, इसलिए मैं भी लपक कर उस तख्त के पाए से लटक गया। राजकुमार ने ये बताते हुए बांदी को इशारा किया और लड़की ने भी अपना रुख थोड़ा सा राजकुमार की तरफ कर लिया। राजकुमार ने कहा, फिर ख्वाब खत्म हो गया। सुनाइए शहजादे, ये तो अधूरा ख्वाब है, बताएं फिर क्या हुआ? राजकुमार ने पहले टाल मटोल किया, फिर बोला, फिर वो तख्त चांद और सितारों से भी ऊंचा उड़ता रहा और परियों की दुनिया में पहुंच गया। वहां एक से बढ़कर एक परी बैठी थी। जब वो वहां पहुंची तो सबने खड़े होकर उसे खुशामदीद कहा। और पता है, ये धोबी की लड़की वहां परियों की रानी थी। थोड़ी देर बाद बादशाह अंदर आए और रंग बिरंगी महफिल का आगाज हुआ। सब परियां नाचने लगीं। सबसे आखिर में धोबी की लड़की का नंबर आया। वो खड़ी हुई तो मैंने सोचा, अगर आज मैंने इसके नाच पर दाद नहीं दी तो कुछ नहीं किया। मैंने तबला बजाने वाले से कहा, लो भाई, तुम थक गए हो, आराम कर लो, अब मैं तबला बजाऊंगा। तबलची को मैं नजर नहीं आ रहा था, लेकिन वो बेचारा वाकई थक गया था, इसलिए तबला छोड़कर बैठ गया। मैंने वो तबला बजाया और धोबी की लड़की का रक्स इतना हसीन था कि महफिल जमी रही। बादशाह बहुत खुश हुए और इनाम में एक रेशमी रुमाल दिया। लड़की ने झुककर रुमाल दिया और सबको दिखाया, फिर उसे तबला बजाने वाले की तरफ डाल दिया। मैंने जल्दी से उसे उठाकर जेब में डाल दिया। उसके बाद लड़की ने मुकम्मल रुख राजकुमार की तरफ कर लिया। बांदी ने पूछा, दिखाइए शहजादे, वो रुमाल कैसा था? बांडी, ख्वाब था। मगर बांदी ने जबरदस्ती राजकुमार की जेब से रुमाल निकाल लिया। यही वो रुमाल था। राजकुमार मसनूई गुस्से से बोला, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम नहीं मानसी। हाँ, ये तो था, पता नहीं मेरी जेब में कैसे आ गया। धोबी की लड़की का दुपट्टा अब छोटा सरक गया था और वो मुकम्मल तौर पर राजकुमार की तरफ मुड़ चुकी थी। बांदी ने फिर जिद की, सुनाइए शहजादे, फिर क्या हुआ? शहजादा बोला, होना क्या था, राजा अंदर ने उसे दोबारा नाच पेश करने की फरमाइश की। मैंने फिर ढोल संभाला। जितना अच्छा मैंने ढोल बजाया उतनी ही खूबसूरत ये नाची। इस बार राजा अंदर इतना खुश हुआ कि अपनी अंगूठी इनाम में दे दी। उसने झुककर उनके पांव छुए, सबको अंगूठी दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास डाल दी। वो भी मैंने उठाकर जेब में रख ली। बांदी फिर मचलने लगी, दिखाइए शहजादे, हमें भी दिखाइए, वो कैसी अंगूठी थी? शहजादा बोला, अरे बांदी, तू भी बड़ी बेवकूफ़ है। अब एक बात इत्तेफाक से सच निकल आई तो इसका ये मतलब नहीं कि सब बातें सच हो जाएंगी। लेकिन वो मानने वाली कहाँ थी। उसने जिद करके शहजादे की जेब से वो अंगूठी निकाल ही ली और पूछा, शहजादे, क्या यही अंगूठी थी? शहजादा हैरान होकर बोला, अरे हाँ, यही तो थी।
मगर मेरी जेब में कैसे आ गई? अब धोबी की बेटी का घूंघट ऊपर उठ चुका था, मगर शहजादा और बांदी ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। फिर क्या हुआ शहजादे? बांदी ने फिर पूछा। हुआ यूं कि नाच का तीसरा दौर शुरू हुआ। मैंने भी ऐसा तबला बजाया कि जान लड़ा दी, और ये भी ऐसे नाची कि पूरी परियों की दुनिया में इसका जवाब ना था। हर थाप के साथ इसके घुंघरू बजते और पूरा दरबार सहर में डूब गया। जब नाच खत्म हुआ तो राजा इंदर खुद खड़े हो गए और अपने गले से असली मोतियों की माला उतारकर उसे इनाम में दे दी। उसने अदब से माला ली, सबको दिखाई और फिर तबला बजाने वाले के पास रखवा दी। वो भी मैंने अपनी जेब में डाल ली। इतने में सुबह होने वाली थी। राजा इंदर दरबार से चले गए। वो भी जल्दी में अपने उड़न खटोले पर जा बैठी और अजहत में अपना इनाम तबला बजाने वाले से लेना ही भूल गई। शायद सोचा हो कल ले लूंगी। उसे क्या खबर थी कि वो सब तो मेरे पास हैं। फिर उसका तख्त हवा में उड़ा और मैं भी पाए से लटक कर नीचे आ गया। बस यही सब देख रहा था कि तूने जगा दिया। अच्छा, अब वो हार भी दिखाएं। राजकुमार ने टाला, मगर बांदी ने दूसरी जेब से मोतियों का हार निकालकर पूछा। क्या यही था? शहजादे, अब आप जान ही गए होंगे कि मैं धोबी की लड़की नहीं, बल्कि परियों के मिल्क की एक परी हूँ। हाँ, अब मेरी कहानी भी सुन लीजिए। परियों की दुनिया में मुझसे बेहतर नाचने वाली कोई ना थी। राजा इंदर मेरा रक्स देखकर ही दरबार खत्म करते थे। एक रात मेरी तबीयत खराब थी, सर में बहुत दर्द था। दरबार से बुलावा आया तो मैंने मना कर दिया, लेकिन बादशाह को चैन कहा। दोबारा बुलावा आया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, बादशाह से कह दीजिए इनके पास इज्जत नाम की कोई चीज है या नहीं। मैं दर्द से तड़प रही हूँ और वो अपने रक्स के लिए फिक्रमंद है। जब ये पैगाम बादशाह तक पहुंचा तो उन्होंने मुझे बुलवाया और गुस्से में कहा, बहुत नखरा कर लिया है तुमने। जाओ, मैं तुम्हें बद्दुआ देता हूँ। तुम्हें साल भर जमीन पर लड़की की शक्ल में रहना होगा और अपनी शिनाख्त छुपानी होगी। अगर किसी को पता चल गया कि तुम परी हो या किसी ने तुम्हें छुआ तो तुम कभी वापस नहीं आ सकोगी। मैं बहुत रोई, मगर बादशाह ने कहा कि बद्दुआ वापस नहीं हो सकती। बस रियायत ये है कि हर रात तख्त तुम्हें दरबार में लाएगा। मैंने धोबी का घर पसंद किया ताकि किसी को शक ना हो। कल मेरी सजा का 1 साल पूरा होने वाला था। मैं वापस चली जाती और आपको कभी हकीकत पता ना चलती। आप समझते मैंने बेवफाई की, लेकिन अब सब खत्म हो गया। अब आप ही मेरे आका हैं और मैं आपकी कनीज हूँ। राजकुमार अपनी दुल्हन को लेकर वालदैन के पास गया। बादशाह और मलका हकीकत सुनकर बहुत खुश हुए और धूमधाम से शादी की खुशियां मनाई। सब्सक्राइब करें मूना फेटेल को और घंटी का बटन दबाएं।